हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की और सुपर कंडक्टिविटी की और मेटल्स के लिए क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होती है, इंसुलेटर्स के लिए क्या होती है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसा कि हम पहले से आप जानते हैं कि व्हेन ए करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हुए पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उन्हें देते रहते हैं। ठीक है। तो अब जब कुछ पार्ट तो उनका एनर्जी लॉस होती रहती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो वो आयंस को अपनी एनर्जी देते रहते हैं। इससे उनकी जो है वो थर्मल मोशन में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है। थर्मल मोशन बढ़ती है और इससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब इसमें इसके लिए एनर्जी आती कहाँ से है, जो जब जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करते रहते हैं तो वो एनर्जी आती कहाँ से, तो वो एनर्जी आती है जब हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, बैटरी या कोई सेल लगाते हैं, तो सेल से एनर्जी वो लगातार ली जाती है। ठीक है। तो यहीं से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन निकलती है। तो क्या है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स और सेल, सोर्स मतलब सोर्स में सेल या बैटरी जो भी कुछ है, तो द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर कंटिन्यूअस करंट फ्लो इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए, मतलब किसी सोर्स द्वारा, सोर्स के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की जाती है किसके लिए, जिससे उसमें करंट का फ्लो बना रहे सर्किट में, और उसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, जो मतलब सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई की जाती है। तो अब मान लेते हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आर है किसी सर्किट में, और उसमें एक बैटरी लगाई गई है और उससे उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, टी टाइम तक हमें उसमें फ्लो कराना है। तो इससे चार्ज क्यू, मान लीजिए कि चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है उसमें। ठीक है, टी टाइम तक। हम्म। तो अब जब एनर्जी को लगातार देता है तो वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है सोर्स। ठीक है। तो वर्क डन बाय दी सोर्स कितना हुआ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है। वी बराबर डब्ल्यू, अपने को डब्ल्यू अपन क्यू होता है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। अब क्यू की जगह पर हम रख सकते हैं आई टी, क्यू की वैल्यू होती है आई टी, करंट इंटू वो टाइम। तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा वी आई टी। तो देखिए, इस फार्मूले को याद रखना आप, वे ये अंत तक काम आएगा इस चैप्टर में। तो डब्ल्यू तो वर्क डन हो गया, और यही वर्क डन क्या होता है, ये इट प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसे कहते हैं जूल हीट। ठीक है। तो अब अगेन इस फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं हम, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर, अभी की जगह पर आई आर ओम्स लॉ से। तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये होगा वी स्क्वायर अपॉन, तो देखिए क्या है, आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो अब आई स्क्वायर की जगह फिर वी अपॉन आई रख सकते हैं आई की जगह पे इसमें, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, तो तीसरा फार्मूला बन गया वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फार्मूले हो गए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या है, डब्ल्यू इजिकल टू, एक तो वी आई टी हो गया पहला वाला ही। ठीक है। तो एक तो हो गया वी आई टी यहाँ पे, दूसरा हो गया आई स्क्वायर आर टी हो गया, डब्ल्यू इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, तीसरा हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो तीनों मैंने एक ही साथ लिख दिए, और ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जूल में आती है, जूल में। अब जब इसी से हीट जब प्रोड्यूस होती है तो हीट को कैलोरी में, हम हीट का जो यूनिट है वो कैलोरी है। ठीक है। हीट का जो वो है यूनिट कैलोरी है। तो कैलोरी में कैसे चेंज करते हैं, तो 4.2 जूल इजिकल टू 1 कैलोरी होता है। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम जूल में कितने से डिवाइड कर देंगे, 4.2 से। तो तब इसे लिखेंगे हीट, हीट। और इसे हीट को एच या क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। समझ में आई बात। तो हीट इजिकल टू, इसमें सब में क्या कर दीजिए, 4.2 से डिवाइड कर दो, इसमें तो है, तो हीट की फॉर्म में आ जाएगी ये। तो वी आई टी इजिकल टू 1/4.2, और आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, और वी स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2। तो अभी आगे कैलोरी में, अब इसे ऐसे हीट कह सकते हैं हम। ठीक है। इसी एनर्जी, यही एनर्जी तो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है।
तो अब तो इसमें जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, इसमें कोई तो अब देखिए क्या होता है। अब आता है ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे देखिए क्या है, तो इससे हमें क्या मतलब नई बात सामने आई कि नई बात ये निकली कि करंट फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये है आपका, देखिए वैन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, जब एक कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस के वजह से, या ड्यू टू कोलिजन्स, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हीट इज जनरेटेड, हीट डेवलप होती है। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब करंट फ्लो होने से रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है और इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जूल, देखिए हमने 3 फार्मूले यहाँ निकाले हीट के। तो यहाँ क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ क्या है, तो वी नो दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, मान लीजिए एक सर्किट है, उसमें टी टाइम तक हीट आई करंट फ्लो हो रहा है, और वी इसका पोटेंशियल है, आर इसका रेजिस्टेंस है। तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये कहलाता है जूल्स लॉ। तो क्या है हीट, अब इससे क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो। कंडक्टर में जितनी करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि करंट जितना ज़्यादा होगा हीट भी ज़्यादा होगी। और दूसरा है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इस फॉर्मूले से। तो रेजिस्टेंस के भी, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट भी उतनी ज़्यादा होगी। और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो हीट जितने टाइम तक ज़्यादा मतलब जितने समय तक करंट फ्लो होगी ज़्यादा समय तक, उतनी हीट भी ज़्यादा। तो हीट जो है 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। और दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम जूल का हीटिंग नियम, हीटिंग लॉ कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ वर्क, इससे आती है इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ से तो ये तो हो गई आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आगे देखिए, यहाँ है इलेक्ट्रिक पावर। तो जब चूंकि क्या है, जब देखिए करंट फ्लो होने के लिए सोर्स को क्या करना पड़ता है, वर्क डन। तो पर सेकंड जितना वर्क डन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं हम पर सेकंड को रेट, द रेट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल और बैटरी, द रेट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल और बैटरी टू मेंटेन द करंट फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, कुछ भी याद ना रहे तो बस रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो भैया उस रेट ऑफ वर्क डन को तो हम पावर कहते हैं। जब बात इलेक्ट्रिसिटी की हो तो फिर इसमें ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, क्या, द रेट ऑफ वर्क डन बाय ये सेल और बैटरी। सेल और बैटरी के द्वारा मतलब जितना वर्क किया जाता है उसकी रेट, और वो कहाँ किया जाता है, टू मेंटेन द करंट फ्लो। करंट फ्लो को करने के लिए, करंट फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो होता है करंट फ्लो, इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, तो इसको पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, टी है टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट है, देखिए तो इसका एसआई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। एसआई यूनिट क्या है, डब्ल्यू का जूल पर सेकेंड, और इसको वॉट भी कहते हैं। तो ये इसका स्मॉल यूनिट है वर्क डन का। और इसके बड़े यूनिट क्या हैं, बड़े यूनिट हैं, कॉमर्शियल यूनिट है 1 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या है, 10⁻³ यानी कि 1000 वाट, 1000। मेगावाट, मेगावाट में क्या है, 10⁻6 वाट। अब इसका मैकेनिकल यूनिट क्या है जो प्रैक्टिकली में यूज होता है, HP, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में कितने, जैसे कोई मोटर कितने HP की है या कोई इंजन कितने HP का है, तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। टी का जो फॉर्मूला निकाला था हमने, W/T निकाला है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें W में, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, W क्या है, W की जगह VIT रख दीजिए, तो T से T कट गया तो P/IV हो गया, ठीक है। इसमें एक फार्मूला तो हो गया ये। अब V की जगह पर IR रख दीजिए, तो I/I² दूसरा फार्मूला हो गया ये। अब I को V/R से रिड्यूस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, तो V²/R², R से इसकी एक पावर कर दी तो V²/R, तो 3 फार्मूले हो गए ये, ठीक है। इसके तो इसके 3 फार्मूले हो गए, P/IV, P/I²/R और P/V²/R, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम इनमें T की मल्टीप्लाई करना है तीनों में, तो फिर ये बन जाएंगे H के फॉर्मूले, हीट के, V²/RT, तो एनर्जी के फार्मूले बन जाएंगे। तो T की मल्टीप्लाई करने पर अगर T हटा दें तो फिर पावर के बन जाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, यानी कि घरेलू और फैक्ट्रियों में जो यूज़ होती है वो उसे किलोवाट आवर में यूज होती है, उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मतलब है सिंपली उसे यूनिट भी कह देते हैं। तो एक यूनिट या 1 kWh इजिकल टू वाट इंटू आवर इंटू अपॉन 1000, इसे 1 यूनिट भी कहते हैं। वाट की जगह पे हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी हम, और इंटू आवर्स तो है ही पहले से, ये हो जाएगा फार्मूला। अगर नंबर, यानी ये है कितने घंटे यूज की जाती है, और यहाँ अगर नंबर ऑफ डेज भी दिया हुआ है तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तब हो जाएगा ये नंबर, इससे यूनिट निकल आएंगी, ठीक है। कितने ही दिन की निकाल लो। तो 1 kWh इक्वल टू, इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। अब इससे बड़ा भी यूनिट है 1 MWh, पावर हाउस इसमें यूज़ किया जाता है ये। तो एक MWh में होते हैं 1000 kWh, और ये होते हैं वाट आवर में अगर निकालें तो 10⁶ वाट आवर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, तो अब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उन पे कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है उन पे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, और उसको कहते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो उस पर पावर लिखी होती है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसको कहते हैं पावर रेटिंग। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि 100 वाट, 100 वाट का, और ये इस पर वोल्ट लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो यानी कि ये, इसका मतलब ये हुआ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर ये 100 वाट है इसकी पावर। तो इसको कहते हैं, ये लिखा है, इसे कहते हैं पावर रेटिंग। अब इसमें जो इसका है डिफरेंट, ये जनरेट डिफरेंट पावर्स एट डिफरेंट वोल्टेज। अगर इतने ही वोल्टेज पर जलाएंगे तो 100 वाट, और अगर इससे डिफरेंट पर इसे यूज़ करेंगे तो कुछ और पावर देगा। और जबकि अलग अलग डिफरेंट पावर्स में ये डिफरेंट वोल्टेज पर डिफरेंट पावर ये जनरेट करेगा। और ये क्या है, रिमेन्स द सेम, आर जो है इसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो पी में और उसमें वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, P/V²/R, ये हम जानते ही हैं, या R/V²/P, ठीक है। तो क्या क्या आर में और पी में क्या रिलेशन हुआ, तो देखिए आर या पी या आर रिलेशन टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग, यानी पावर जितनी ज़्यादा होगी आर उतना ही कम होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम जैसे जनरली हम यूज़ करते हैं, जब हम बल्ब जलाते हैं तो या तो सीरीज में जलाते हैं या एक से ज़्यादा बल्ब या पैरेलल में जलाते हैं। तो अब हम इस पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन जाता है, या न्यूमेरिकल में भी पूछ लेता है कि इतने बल्ब सीरीज में लगे हैं तो कौन सा बल्ब जो है मतलब ज़्यादा ब्राइटर, ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा लाइट देगा। पैरेलल में लगे हैं तो इसका देखिए, तो जब सीरीज में बल्ब लगे हों, ठीक है, तो जो सबसे कम वाट का बल्ब होगा, कम वाट, लो वाट का, तो वो सबसे ज़्यादा तेज लाइट देगा। क्यों? तो इसका क्या है, जब जब इसका लो वाट होगी तो इस फॉर्मूले से अगर इसका पावर लो है तो रेजिस्टेंस इसका हाई होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। तो चूँकि क्या होता है, क्योंकि आर इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटिंग, ठीक है।
तो अगर पी रेटिंग ज़्यादा है, पावर जिसकी ज़्यादा है, पावर इसकी कम है, तो आर ज़्यादा होगा। और जब आर ज़्यादा होगा तो ये हाई तो इसमें जब आर ज़्यादा होगा तो अब आई स्क्वायर, तो करंट तो सेम जाएगी इसमें सब में। तो करंट जब सेम जाएगी तो इसकी ये जो है सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। और जब सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो हीट भी ज़्यादा डेवलप होगी इसमें, और ये चमकेगा भी ज़्यादा, ठीक है, आर हाई जैसे होने से, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है कौन ये। अब अगर आर ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या है, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस लो होगा, यानी कि पावर जिसकी ज़्यादा होगी पैरेलल में, वो रेजिस्टेंस लो होगा, यानी कि पावर जिसकी कितनी होगी, ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा चमकेगा। क्यों, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले फार्मूले से देखेंगे P=V² से, तो इसमें क्या है, पैरेलल में V तो कांस्टेंट है, सही है, P तो इसमें V कांस्टेंट होता है, सब में V कांस्टेंट है, R डिफरेंट डिफरेंट होती है, R बदलती है, तो R को यहाँ हम नहीं ले रहे, इस वाले फार्मूले को नहीं ले रहे हैं यहाँ पैरेलल में। तो इसमें रेजिस्टेंस पर मामला डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस जितना जिसका कम होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, यानी कि हीट भी उससे ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो ज़्यादा वाट वाला बल्ब जो है वो पैरेलल में ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा चमकेगा तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, इस पर बनते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस पर क्या है, देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर। यहाँ देखिए 3 4 5 न्यूमेरिकल हैं अच्छे। तो कंप्यूट द वोल्टेज ड्रॉप, तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक तो ये मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो कंप्यूट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर एंड एलिमेंट हुज रेजिस्टेंस व्हेन हॉट इज 20 ओम। जब ये गर्म होता है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, और 2 किलोवाट का क्या है इसकी पावर। तो गिवन है P=2 किलोवाट, इसे वाट में बदलेंगे क्योंकि SI यूनिट यही है, तो ये हो जाएगा 2000 वाट। और R= कितना है, 20 ओम, और हमें निकालनी है क्या, तो P और R दिया है, वोल्टेज हमें निकालना है, तो वही तो P=V²/R से, तो V² कितना हो गया यहाँ से, PR इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और V=√PR, तो इसमें वैल्यूज़ रख दिए 2000 × 20, तो इसमें 0 0 ले लीजिए, 200 200 हो जाएंगे, एक जीरो यहाँ से आ जाएगी, तो 200 200, तो इसका ये हो जाएगा 200 वोल्ट। तो यही आंसर आ गया इसका, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आगे देख, अगला क्या है, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट और 630 वाट। एक हीटिंग एलिमेंट है जिस पे लिखा हुआ कितना है, उसकी पावर लिखी हुई है, यानी कि 210 वोल्ट पर ये 630 वाट जनरेट करता है। तो व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट, यानी कि इसको कितना करंट चाहिए जब ये 210 वोल्ट के DC मेंस से जोड़ा जाता है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले तो इसका करंट निकालो, तो P दिया है इतना, और वोल्ट कितना है, वोल्टेज दिया है 210 वोल्ट, और I निकालनी है। तो पहले तो P=IV में रिलेशन देखिए, तो I=P/V, तो 630/210, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 एम्पियर आ गया, ठीक है। और ओम्स लॉ में अब इसमें लगा दीजिए, देखिए VV हमें मालूम है और I भी मालूम है, तो R निकल आएगा सीधा सीधा। तो ओम्स लॉ से R=V/I 210/33, तो ये आ जाएगा 70 टाइम्स कटेगा, 3 7 21 होते हैं ना, तो इसका ये आएगा 70 ओम। तो 2 आंसर आ गए इसके, ठीक है, दोनों। अब अगला क्या है, तीसरा न्यूमेरिकल है, ए हीटिंग बल्ब इज रेटेड एज 250 वोल्ट और 750 वाट, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इससे कितनी करंट पास होती है, कितनी करंट चाहिए इसको जब इसको 250 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, और इसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले देखिए पावर दी है इसकी P, और वोल्टेज दिया है, I निकालनी है, तो P=IV से निकाल लीजिए, वही बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस नंबर बदले हुए हैं। तो 750/2 3 एम्पियर, तो ये आ गया, तो उसमें भी 3 एम्पियर आया था। अब यहाँ R=V/I 250, तो 83.3 ये आ गया, तो ये मैंने समझा ही चुका हूँ दूसरा।
ठीक है। तो अब इसे देखते हैं दूसरे में। दूसरे ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ये दोनों तो लगभग एक से हैं। तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए 240 वोल्ट एंड 200 वाट। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर पावर रेटिंग जो लिखा है 240 वोल्ट और पर 200 वाट है। जब जब ये क्या है, जलता है, वैन ग्लोइंग, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इफ़ दिस रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस इसका निकल के आएगा वो क्या है, 10 टाइम्स द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जितना रेजिस्टेंस था वो उसका 10 टाइम्स है। तो हमें देखिए, इससे जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। और ये है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इज 2000 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये 2000 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। तो देन फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो एल्फा और पूछता है। तो पहले देखिए इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी दिया है, वी है, आर। तो पी इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और आर इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर को दो बार लिखेंगे, 240 अपॉन 200। जी दोनों जीरो से कट गई, एक से 12 टाइम्स कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 288 ओम आ गया। तो ये है 2000 पर। तो यानी कि आर टी इजिकल टू क्या है, 288 ओम। और टी इजिकल टू यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर यह है इतना ओम। आर जीरो पर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना निकलेगा, इसमें 10 का डिवाइड कर दो तो 28.8 ओम। एल्फा हमें निकालना है। तो एल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो आर टी माइनस आर जीरो इंटू टी। तो इसकी वैल्यूज रखिए 288 आर टी की, इसकी 28.8 और इंटू 28.8 इंटू 2000। तो अब इसमें से ये कॉमन ले लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। घटाना घटूना क्या है, क्योंकि ये कॉमन लेकर इससे कट जाएगा आराम से। तो ये कॉमन ले लेंगे तो ये इसका इसमें भाग लगेगा तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा। तो ये 10 आ गया, यहाँ आ जाएगा 1। तो इससे ये कट गया, नीचे 2000 बचा, तो ऊपर बचा 10 माइनस 1 इजिकल टू 9 अपॉन 2000। अब इसको जीरो को हटा दीजिए तो 10 टू पावर 3 है। ठीक है, 10 टू पावर 3 है ये। तो 10 टू पावर 3 ऊपर जाके -3 हो जाएंगे और ये जो होगा 9/2। तो ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस आता है, पर डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एल्फा इजिकल टू जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4.5 इंटू 10 टू पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -3 ये इसका वो आएगा। ठीक है, तो आसान है। तो ये टॉपिक पूरी तरह से न्यूमेरिकल से क्लियर भी हो गया होगा। मैंने 4 न्यूमेरिकल इस पर करवा दिए इस टॉपिक पर। और देखो बहुत ही इजी हैं और टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर थोड़ी बहुत मतलब आपको कमी रहेगी तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो वीडियो को आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप मेहनत करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। तो थोड़ा थोड़ा मतलब देखिए, रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आप जो है मतलब फिजिक्स में गारंटी है। तो इस बात की जो है मतलब आप पढ़ते रहेंगे तो मतलब दावा है इस बात का कि आप जो है अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।